नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 से संबंधित है। परिभाषाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस परिभाषा के बारे में बात करेंगे उसमें सबसे पहले आती है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अर्हित चिकित्सा व्यवसायी। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और एन एक्ट ऑफ द legislature of a state providing for the maintenance of a register in medical practitioners or in any area where no such last mentioned act is in force, any person declared by the state government by notification in the official gazette to be a qualified medical practitioner for the purpose of this act। जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तो अर्हित चिकित्सा व्यवसायियों की दो श्रेणी हमारे सामने आती है कि इन श्रेणियों में जो भी व्यक्ति कवर होते हैं उनको हम क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल सकते हैं। पहले वो व्यक्ति जो किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई व्यक्ति होते हैं, या दूसरा राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कोई व्यक्ति जिसे कि अर्हित चिकित्सा व्यवसायी कहा गया है। तो ये दो तरीके के व्यक्ति क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी आती है सीमेन की कि नाविक कौन होता है। तो इट मीन्स एनी पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द क्रू ऑफ एनी शिप बट डज नॉट इंक्लूड द मास्टर ऑफ द शिप। नाविक से किसी पोत के कर्मी दल का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत पोत का मास्टर सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ यह बात हमें ध्यान रखनी है कि जो पोत का मास्टर होता है, शिप का जो मास्टर है, वो नाविक की कैटेगरी में नहीं आता है। और दूसरा शब्द यहाँ पे एक इस्तेमाल किया गया है व्यक्ति। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत पुरुष और स्त्री, मैन एंड वुमन दोनों ही सम्मिलित है। नाविक के अंतर्गत विधि के अनुसार पोत कंपनी जिसमें मालिक और अन्य पदाधिकारी सम्मिलित हैं अभिप्रेत है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है पूर्ण निःशक्तता, टोटल डिसेबलमेंट। टोटल डिसेबलमेंट मीन्स सच disablement whether of a temporary or permanent nature as incapacitates a employee for all work which he was capable of performing at the time of the accident resulting in such disablement, provided that permanent total disablement shall be deemed to result from every injury specified in Part 1 of Schedule 1st or from any combination of injuries specified in Part 2nd whereof where the aggregate percentage of the loss earning capacity as specified in the said Part 2nd against those injuries amounts to 100% or more। जब हम पूर्ण निःशक्तता की बात करते हैं तो यह उस समय जबकि एक कर्मकार कोई ऐसा काम करने के लिए सक्षम नहीं रह जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि असक्षम, इनकेपेबल हो जाता है, जिसके दुर्घटना के समय करने में वह समर्थ था और जिस दुर्घटना के कारण उसमें यह निःशक्तता डिसेबलमेंट आई है तो उसे पूर्ण निःशक्तता कहते हैं। सभी काम करने की असक्षमता उस काम के करने की असक्षमता से भिन्न है जिसे कि वह दुर्घटना के समय कर रहा था। अधिनियम में इसके आगे यह भी उपबंधित किया गया है कि जो अनुसूची 1 का जो भाग 1 है में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति से उत्पन्न होने वाली निःशक्तता स्थायी पूर्ण निःशक्तता कही जाएगी।
तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो शेड्यूल 1 है उसका जो पार्ट 1 है उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि अनुसूची 1 के भाग 2 की सम्मिलित क्षतियाँ भी हो सकती हैं, जहाँ की उपार्जन करने की क्षमता की हानि का योग 100% अथवा अधिक हो। यदि वह अक्षमता इस प्रकार की है कि कर्मकार को जो भी काम दिया जाए कर सकने से अशक्त है, तो यह उसकी पूर्ण स्थायी निशक्तता होगी। जहाँ किसी कर्मकार की सभी काम करने की अक्षमता का तात्पर्य कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे कि वह कर सकता है, अपितु ऐसा काम अभिप्रेत है जो कि युक्ति संगत रूप से बाजार में विक्रय योग्य है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि काम करने की अक्षमता या शारीरिक अक्षमता नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से भी अक्षम हो गया है। जिस काम के लिए उस व्यक्ति को कैपेबल माना गया था, अगर वह व्यक्ति उस काम को करने में इनकेपेबल हो जाता है तो हम उसे पूर्ण निशक्तता कहते हैं, टोटल डिसेबलमेंट कहा जाता है। पूर्ण निशक्तता की दशा में सभी ऐसे कार्य को करने की निशक्तता होनी चाहिए जिससे कि कर्मकार की उपार्जन क्षमता में 100% हानि हुई हो। ये एक तरीके से उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लगभग पूरा ख़त्म हो गया हो। और जो हमारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम है केवल शारीरिक क्षति बॉडीली इंजरी में ज्यों का त्यों संबंधित नहीं है। इसका संबंध ऐसी क्षति द्वारा उसकी उपार्जन क्षमता मतलब उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पर पड़ने वाले इफ़ेक्ट से है, जिससे कि कर्मकार की अर्निंग कैपेसिटी समाप्त हो जाती है या उससे पहले की अपेक्षा उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि शारीरिक अक्षमता अलग होती है और जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। हो सकता है व्यक्ति शारीरिक रूप से इतनी उसको क्षति ना पहुंची हो, लेकिन जिस काम को करने के लिए वो पहले सक्षम था लेकिन बाद में वह काम नहीं कर पा रहा है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम किसी व्यक्ति का लिखते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो पहले ड्राइवर का काम करता था, लेकिन अगर मान लीजिए उसका कोई एक हाथ या एक पैर कट जाता है तो वहाँ पे वो टोटल डिसेबलमेंट में आ जाएगा, क्योंकि बाद में वो किसी भी वाहन को चलाने के लिए सक्षम नहीं रहेगा। एक दूसरे एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई कारपेंटर है और कारपेंटर का काम हाथों से होता है। अगर उसका हाथ ही कट जाता है कोई एक, तो एक हाथ से वो कारपेंटर अपना काम नहीं कर पाएगा। अब इस सेक्शन से संबंधित कुछ केसेस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो केस आता है वो है नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड वर्सेस मोहम्मद सलीम खान एवं अन्य। इस केस में यह निर्णय दिया गया कि यदि कोई कर्मकार उन सभी कार्यों को करने में असक्षम हो जाता है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, तो उसे पूर्ण अशक्तता कहा जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल से देखा था। यह संभव है कि क्षति फलस्वरूप कर्मकार किसी अन्य प्रकार का काम करने में सक्षम है, परंतु यदि उसमें ऐसी अक्षमता आ जाती है जिससे वह किसी ऐसे कार्य को करने की योग्य नहीं रह गया है जिसे दुर्घटना के समय वह कर सकता था, तो उसे पूर्ण अशक्तता यानी कि टोटल डिसेबलमेंट माना जाएगा। पूर्ण अशक्तता संबंधी प्रश्न के विनिश्चय हेतु चिकित्सक का शारीरिक क्षति और शारीरिक कार्य का हार्श यानी कि लॉस संबंधी प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी उपार्जन क्षमता में अगर कोई कमी आती है तो उसका चिकित्सीय सम्मति पर निर्भर नहीं करता। यह एक तथ्य का प्रश्न है, इसीलिए इस बात में चिकित्सा संबंधी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं माना गया है। और इसका एक तरीके से ये फैक्ट की बात है और इसका निर्धारण केवल इस आधार पर किया जा सकता है कि जो चिकित्सीय साक्ष्य है, मेडिकल एविडेंस है के आधार पर शारीरिक क्षमता में कितनी कमी आई है, उस कमी के कारण युक्ति संगत रूप से वह कर्मकार
किस सीमा तक ऐसे कार्य करने में सक्षम है, इनकेपेबल हो गया है कि उसको उसके श्रेणी का एक साधारण कर्मकार कर सकता है। साथ ही यह भी हमें ध्यान देना होगा कि उसकी ऐसी जो इनकेपेबिलिटी है उसके कारण उसकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसमें कितनी कमी आई है, तो यह बात हमें देखनी है। नेक्स्ट हमें एक दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। केस का नाम है हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी वर्सेस रत्नम। इस बात में कहा गया कि यदि किसी नियोजक ने किसी कर्मकार को वैयक्तिक क्षति यानी कि पर्सनल इंजरी के बाद में अपनी नौकरी से अलग कर दिया है, हटा दिया है, तो यह तथ्य अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उस नियोजक की दृष्टि में वह कर्मकार किसी काम लायक नहीं रह गया है, अर्थात उसमें कोई उपार्जन क्षमता शेष नहीं है और वह पूर्ण रूप से निःशक्त है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ पे साक्ष्य द्वारा यह सिद्ध करने का भार नियोजक पर होगा कि कर्मकार अभी भी नियोजन प्राप्त कर सकता है। यदि नियोजक द्वारा ऐसा कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो कर्मचारी के लिए इस बात का सबूत प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह रोजगार ढूंढने के लिए दर दर भटकता रहा किंतु उसे कोई ऐसा रोजगार देने के लिए तैयार ना हुआ हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने किसी कर्मचारी को दुर्घटना के बाद अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया है, तो इसका मीनिंग यही निकलता है कि अब उसकी नज़र में वह जो व्यक्ति है उस काम को करने के लायक नहीं रह गया है। और ऐसे सिचुएशन में अगर वह कर्मकार कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो नियोजक जो एम्प्लॉयर है उसके ऊपर चला जाता है कि उसको प्रूव करना है कि जो कर्मचारी है वो अभी भी काम करने के योग्य है। कर्मचारी को यह नहीं सिद्ध करना कि उसको कोई भी काम नहीं दे रहा है क्योंकि उसमें डिसेबिलिटी आ गई है। तो यहाँ पे जो सिद्ध करने का भार है वो नियोजक के ऊपर चला जाता है। दूसरे केस की बात करते हैं हम। केस का नाम है बाल बनाम विलियम हंट एंड कंपनी। इसमें कहा गया कि यदि किसी कर्मकार को कोई क्षति के द्वारा कोई ऐसा दृश्यमान शारीरिक दोष एपरेंट बोडली इन्फॉर्मिटी आ गई है कि चाहे तथ्य रूप से वह कितना ही कुशल क्यों न हो किंतु कोई भी व्यक्ति उसे नियोजन नहीं देगा और कहा जाएगा कि उसकी उपार्जन क्षमता उसी समय नष्ट हो गई जब जैसे कि उसके शरीर के किसी अंग को लकवा मार गया है। किसी भी कर्मकार की क्षति जो इंजरी है उसके कारण अगर उसकी उपार्जन क्षमता नहीं रह गई है तो भले ही वो शारीरिक श्रम शक्ति यानी कि कैपेसिटी टू वर्क कुछ भी क्यों ना हो, इस आधार पर उससे पूर्ण निःशक्तता माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी नियोजक उस व्यक्ति को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरा वाद है प्रताप नारायण सिंह बनाम श्रीनिवास। इस वाद में अभी हमने जो कारपेंटर वाला एग्जाम्पल देखा था वो इसी वाद से संबंधित था। वहाँ पे हमने देखा कि एक जो कारपेंटर था उसको चोट लग जाती है काम करते हुए, जिसके कारण उसकी जो कोहनी है उससे ऊपर के हाथ को कटवा देना पड़ता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो कारपेंटर है बढ़ई है वो एक हाथ से काम नहीं कर सकता, तो इसको कोर्ट ने टोटल डिसेबलमेंट माना। एक दूसरा केस है पूनम भाई गोदाबाई परमार बनाम जी केबल कंस्ट्रक्शन तथा अन्य। इस वाद में एक जो ट्रक ड्राइवर था उसके साथ एक दुर्घटना घटित होती है जिसके कारण उसके दाहिने हाथ की उंगली, दाहिनी कोहनी, दाहिनी जांघ वो सब उसकी जख्मी हो जाती है और वो पूरी तरीके से किसी भी वाहन को चलाने में असमर्थ हो जाता है। तो यह निर्णित हुआ कि वह जो उसकी जो चोटें हैं वो स्थायी पूर्ण निःशक्तता की श्रेणी में आती हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि स्थायी पूर्ण निःशक्तता का निर्धारण कर्मकार के उस कार्य जिसे वह दुर्घटना के पूर्व कर रहा था को ध्यान में रखकर करना चाहिए।
यह कहना पूर्णतः असंगत है कि चूंकि कर्मचारी अपने बाएं हाथ से कार्य करने में सक्षम है तो वह निःशक्तता अस्थायी होगी, ना कि स्थायी। तो कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। ठीक है, अगर आपको गाड़ी चलानी है, ट्रक चलाना है, तो आपके दोनों हाथों का सलामत होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो टोटल डिसेबलमेंट है वहाँ पे जो मुख्य रूप से हमें बात ध्यान रखनी है वो यह है कि जिस काम में वह व्यक्ति लगा हुआ था, क्या अभी भी वह उस काम को उतनी ही क्षमता के साथ, उतने ही हुनर के साथ कर सकता है या नहीं। अगर इसका आंसर है नहीं तो हम उसे टोटल डिसेबलमेंट में मानेंगे, और अगर उसका आंसर है हाँ कर सकता है लेकिन वो थोड़ा सा कम हो गया, तो हम उसको पार्शियल डिसेबलमेंट या आंशिक निःशक्तता के अंदर उसको मानेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन इसमें आती है वेजेस, मजदूरी के बारे में, कि मजदूरी शब्द के अंतर्गत कोई ऐसा विशेष अधिकार या फ़ायदा सम्मिलित है जिसका प्राक्कलन रुपयों में किया जा सके। और यह परिभाषा बहुत व्याख्यात्मक नहीं है, निम्नलिखित को मजदूरी के सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा कि वेजेस इंक्लूड्स एनी प्रिविलेज और बेनिफिट विच इज़ केपेबल ऑफ बीइंग estimated in money other than a traveling allowance or the value of any traveling consensus or a contribution paid by the employer of a employee towards any pension or provident fund or some pay to a employee to cover any special expenses entailed on him by the nature of his employment। तो जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कि मजदूरी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है, जैसे यात्रा भत्ता हो गया, यात्रा संबंधी कोई रियायत या कोई मूल्य हो गया, नियोजक द्वारा किसी पेंशन या भविष्य निधि में दिए गए कंट्रीब्यूशन को मजदूरी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, किसी कर्मकार को अदा की गई ऐसी राशि जो कि उसके नियोजक की प्रकृति के कारण उस पर विशेष रूप से व्यय की गई है, और या फिर ऐसा अवकाश जो अगले साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है, तो उस चीज़ को मजदूरी में सम्मिलित नहीं किया गया है। कुछ विशेषाधिकार और लाभ हैं जिन्हें कि मजदूरी में सम्मिलित माने जाते हैं, जैसे निःशुल्क निवास हो गया है, मैटरनिटी जो बेनिफिट्स होते हैं, प्रसूति लाभ जो कि किसी महिला कर्मकार को बच्चा पैदा होने के बाद होता है, महंगाई भत्ता हो गया, ओवर टाइम पे हो गया जिसे अतिकाल वेतन कहा जाता है या उससे संबंधित कोई भत्ता हो गया, भोजन और वस्त्र के रूप में दिया गया कोई लाभ हो गया, कोई अन्य रियायत लाभ या ऐसा विशेष अधिकार जिसे कि धन के रूप में प्राक्कलित किया जा सके, किसी कर्मकार को सेवानिवृत्ति के बाद जो ग्रेच्युटी दी जाती है उसे भी मजदूरी में सम्मिलित किया गया है, और आता है बोनस। इन सभी चीज़ों को मजदूरी में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे आज हमारा डेफिनेशन क्लॉज ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो कर्मचारियों के लिए जो प्रतिकर है उसका प्रोसेस क्या होता है, किसका दायित्व होता है, इन चीज़ों को हम लोग जो चैप्टर 2 है उसमें डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।